जय हिंद दोस्तों। आज 19 फरवरी है। 19 फरवरी का हम करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे, 5 क्वेश्चन आपके स्ट्रेटेजी के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। पढ़ते हैं। आज का हमारा मोटिवेशन है, प्रत्येक सकारात्मक बदलाव, चाहे वो छोटा बदलाव ही क्यों ना हो, बड़े कामयाबी का हिस्सा होता है। सही बात है दोस्तों। यानी कि अगर हम सकारात्मक सोच रहे हैं और हम सकारात्मक सोच के प्रति काम कर रहे हैं, तो वह एक कामयाबी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और एक न एक दिन कामयाबी ज़रूर मिल के रहती है। ठीक है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसको खूब ध्यान सुनिएगा। ऑप्शन दिया गया है, राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, सुशील चंद्रा, ओम प्रकाश रावत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। क्या हो जाएगा? ज्ञानेश कुमार। बात आती है मुख्य मुख्य चुनाव आयुक्त की। इसकी चर्चा संविधान के भाग 15 में है, ये ध्यान रहे। भाग 15 में है, आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक ये निर्वाचन के बारे में ही चर्चा है। 324 से 329 तक कहाँ तक चर्चा है? ये जो है निर्वाचन की ही चर्चा है। इसके पहले जो चुनाव आयुक्त थे, ये राजीव कुमार थे। इन्हीं का स्थान कौन ले रहे हैं? ये ज्ञानेश कुमार ले रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ठीक है ना। सिफारिश कौन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने किया है। और नियुक्त कौन किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। इनका जो कार्यकाल रहेगा, यह 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। ठीक है ना। इनके बाद जो बनने वाले हैं वो, उनका नाम है, मतलब जो इनके बाद बनने वाले हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, उनका नाम है डॉक्टर विवेक जोशी। क्या नाम है? डॉक्टर विवेक जोशी। अच्छा, अब थोड़ा सा बात बता देते हैं कि इनके बारे में, ज्ञानेश कुमार के बारे में। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है ना। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या रही है अब तक? ये 370 हटाने में मदद किए हैं, राम मन 370 वाले मामले में, और राम मंदिर के मामले में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनके साथ ही जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके बहुत करीबी हैं और सहकारिता मंत्रालय के साथ काम भी कर चुके हैं। अब बात आती है हमारे निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। जिसकी चर्चा किस में है? 324 में है, आर्टिकल 324 में है। इसको मरते दम तक भी नहीं बोलना है आपको। बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया है? तो सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, ईरान। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओमान। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। क्या है? मस्कट। मुद्रा क्या हो जाएगी? ओमानी रियाल। क्या हो जाएगी? ओमानी रियाल। अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी क्या हो जाएगी? रियाद। और मुद्रा क्या हो जाएगी? रियाल। क्या हो जाएगी? रियाल। कुवैत की राजधानी, कुवैत सिटी है, इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? दिनार हो जाएगी। ओमान का बता ही दिए हैं। ईरान की राजधानी क्या हो जाएगी? बगदाद। और मुद्रा क्या हो जाएगी? दिनार हो जाएगी। ध्यान रहे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लॉन्च नक्शा प्रोग्राम किसके सर्वेक्षण के लिए 1 वर्षीय पायलट कार्यक्रम है? ग्रामीण भूमि, कृषि भूमि, शहरी भूमि, सरकारी भूमि। तो ये किसके लिए लाया गया है जो नक्शा प्रोग्राम है? यह शहरी भूमि के सर्वेक्षण के लिए लाया गया है। यह एक क्या है? 1 वर्षीय पायलट कार्यक्रम है। ध्यान रहे। ठीक है ना। आगे चलते हैं। किस देश ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सर विकसित किया है? तो अमेरिका, चीन, भारत, फ्रांस।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कौन किया है विकसित? भारत ने किया है। अच्छा, ये है क्या 10 टन का प्रणोदक मिक्सर? ये ठोस राकेट प्रणोदक सामग्री को मिश्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक मशीन है। बात आती है भारत की। भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा क्या हो जाएगी? रुपया। अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे अमेरिका, अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी, मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। चीन की राजधानी क्या हो जाएगी? बीजिंग, मुद्रा हो जाएगी युआन। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो। ध्यान रहे। आगे चलते हैं। कौन सा देश जुलाई 2025 में अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। ठीक है ना? ब्राज़ील, पहले हम इसके बारे में बता देते हैं ऑप्शन के बारे में। ब्राज़ील की राजधानी क्या हो जाएगी? ब्रासीलिया। मुद्रा हो जाएगी रियाल। क्या हो जाएगी? रियाल। अर्जेंटीना की राजधानी क्या हो जाएगी? ब्यूनस आयर्स। मुद्रा क्या हो जाएगी? पेसो। ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या हो जाएगी? देखिए, दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है, 3 राजधानी है। एक है विधायी राजधानी, प्रशासनिक, और तीसरा हो जाएगा न्यायिक। यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका है उसकी 3 राजधानियां हैं। विधायी राजधानी क्या हो जाएगी? केप टाउन। प्रशासनिक राजधानी क्या हो जाएगी? प्रिटोरिया। प्रिटोरिया। और न्यायिक राजधानी क्या हो जाएगी? ब्लोम फोंटेन। अब बात आती है ब्रिक्स की। ठीक है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म हो जाएगा ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है ना? अच्छा, यह एक व्यापारिक संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी सन 2006 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? रूस में है, सेंट पीटर्सबर्ग में। ठीक है ना? अब तक 2025 में कुल कितने देश शामिल हो चुके हैं इसमें? इसमें 10 देश शामिल हो चुके हैं। ठीक है ना? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? क्या था? यह ब्राज़ील था। आगे चलते हैं। हालिया एक अध्ययन के अनुसार पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने का दिल्ली एनसीआर के पीएम 2.5 में केवल योगदान है। कितने प्रतिशत का है ये? 14% का है। कहने का मतलब ये है कि पराली जलाने से पर्यावरण में मात्र 1% प्रदूषण फैलता है, बाकी अन्य कंपनियों के द्वारा फैलता है, ये बोला गया है। ठीक है ना? तो कितना परसेंट है ये? 14% है। आगे चलते हैं। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार भारत वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान पर है? 12वें, 22वें, 32वें, 38वें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 22वें स्थान पर है। अगर विश्व में बात करें तो ये 38वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 38वें स्थान पर है 139 देशों में। ठीक है ना? 139 देश में कौन से स्थान पर है? 138वें स्थान पर है। अच्छा, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है क्या? यह किसी देश या क्षेत्र के भीतर और सीमाओं के पार माल के ले जाने के तरीके का आकलन करता है। ठीक है ना? जो अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी है उसी के लिए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2024 में दुनिया का सबसे अधिक कमाई वाले खिलाड़ी हैं? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। ठीक है ना? ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के। और कौन से खेल से संबंधित हैं ये? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है ना? इनकी कमाई कितनी है? 223 मिलियन डॉलर। ठीक है ना? 223 मिलियन डॉलर। हमारे अन्य ऑप्शन भी हैं, जैसे विराट कोहली की जो कमाई है ये क्रिकेट से संबंधित है, 1050 करोड़ रुपए है, यानी कह सकते हैं 127 मिलियन डॉलर। ठीक है ना? एबी डिविलियर्स की 205 करोड़। ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट से संबंधित हैं। और जो लियोनेल मेसी, इनकी जो कमाई है 2.8 मिलियन डॉलर है। ठीक है ना?
और ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, ध्यान रहे। ये भी फुटबॉलर है, ये भी फुटबॉलर है, क्रिकेटर है, क्रिकेटर है, ध्यान रहे। आगे चलते हैं। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कृषि उत्पादों को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके बारे में बता चुके हैं। ये सौर ऊर्जा से संबंधित है। अच्छा, ऑप्शन दिया गया आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर की जो स्थापना हुई थी ये 1959 में हुई थी। आईआईटी मुंबई की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। आईआईटी दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। आईआईटी गुवाहाटी की स्थापना कब हुई थी? 1994 में, ध्यान रहे। यूक्रेन युद्ध पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो ये है इमैनुअल मैक्रों के द्वारा की गई है। इमैनुअल मैक्रों, ये फ्रांस की क्या है? राष्ट्रपति हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप आया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। जो व्लादिमीर पुतिन है ये रूस के से संबंधित हैं। और जस्टिन ट्रूडो कहाँ संबंधित है? ये जस्टिन ट्रूडो कनाडा के पीएम हैं, लेकिन ये अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। हाल ही में किस फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया है? डीआरडीओ किया गया है, इसरो किया गया है, एनटीपीसी लिमिटेड को किया गया है, ओएनजीसी लिमिटेड को किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनटीपीसी किया गया। एनटीपीसी फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन हो जाएगा। ठीक है ना। एनटीपीसी किसे किया गया है? एनटीपीसी को। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी, ध्यान रहे। अन्य भी हमारे ऑप्शन जैसे आए हैं। अच्छा, एनटीपीसी को दिया गया है तो ये जो फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड है क्या? यह संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया द्वारा आयोजित एक पहल है। ठीक है ना, यह संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया द्वारा आयोजित एक पहल है। अब आया है डीआरडीओ। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। डीआरडीओ फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? ये 14 अगस्त 1956 को हुआ था। ठीक है ना, 14 अगस्त 1956 को हुई थी। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत ने देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने इफ्टा डेस्क की स्थापना करी है। अफ्रीकी, यूरोपीय, अमेरिकी, एशियाई, कौन से देशों के साथ किया है? तो यह यूरोपीय देशों के साथ किया है। ठीक है ना। तो यूरोपीय देश में कौन कौन सा देश माना जाता है? जैसे अल्बानिया, ये यूरोप महाद्वीप में ही आता है। अल्बानिया, अंडोरा, ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, बेलारूस, ये सब किसमें है? ये यूरोपीय देश है। ठीक है। अच्छा, ये है क्या इफ्टा डेस्क? ये भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया एक समर्पित मंच है, इफ्टा डेस्क। ठीक है ना। फिर से कहते हैं, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया एक समर्पित मंच है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस संगठन ने विज्ञान में अधिक महिलाओं के साथ एक दुनिया की कल्पना करें अभियान शुरू किया है? यूनेस्को, आईएमएफ, विश्व बैंक। ये कौन किया है? यूनेस्को ने किया है। ठीक है ना, यूनेस्को। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा यूनेस्को का? ध्यान सुनिएगा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ है? पेरिस है। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। ठीक है ना, 16 नवंबर 1945 को हुई थी। कहाँ हुई थी यह? लंदन में हुई थी। ठीक ना। हमारे भारत में कुल 40 विश्व धरोहर हैं जो कि यूनेस्को में सम्मिलित हैं। यूनेस्को में कुल 194 देश सम्मिलित हैं, ध्यान रहे। किस शहर में फरवरी 2025 में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन आयोजित किया गया है? कुवैत सिटी, कुवैत, दिल्ली भारत, म्यूनिख जर्मनी, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यूनिख जर्मनी। कहाँ हुआ है ये? म्यूनिख जर्मनी में हुआ है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। क्या हो जाएगी? बर्लिन। और मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो हो जाएगी। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने पृथ्वी पर सबसे स्मार्ट एआई ग्रोक 3 के लॉन्च की घोषणा करी है? ठीक है ना। स्मार्ट देखिए आपके लगभग एआई जो है, एआई मतलब एआई बहुत आगे चल रहा है इसमें टेक्निकल के मामले में। तो ग्रोक जो फर्स्ट आया था यह भाषा से संबंधित था। ये ग्रोक 3 भी उसी से संबंधित है। अच्छा है क्या ये? कौन शुरू किया है, लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च की है एलन मस्क। एलन मस्क की कंपनी का भी नाम है टेस्ला, स्पेस एक्स.com। इसे किसी कंपनी है? एलन मस्क की है। तो मार्क जुकरबर्ग की कंपनी कौन सी है? मेटा। मेटा का पहले क्या नाम था? फेसबुक। फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में। हाल ही में फेसबुक का नाम चेंज कर दिया गया, उसका नाम रख दिया गया है मेटा। बहुत बढ़िया, सुंदर पिचाई आपको पता होगा, गूगल के सीईओ हैं। अब हमारा आ गया स्टैटिक जीके। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सज्जानंद सिन्हा थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, मोजाम्बिक मरुस्थल, थार मरुस्थल। तो जो सबसे बड़ा पूछा है तो यह हो जाएगा आपका सहारा का मरुस्थल। ठीक है ना। सबसे छोटा मरुस्थल कौन सा है? कारक्रास मरुस्थल। कार क्रॉस मरुस्थल, यह कनाडा में है। ठीक है ना, विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल। आगे चलते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित। तो कौन हो जाएगा? प्रतिभा पाटिल है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो, माउंट मैकिनले, माउंट कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? अभी मैंने जस्ट बताया है 324। अच्छा, आर्टिकल 120 में क्या है, 124 में क्या है, 224 में क्या है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का क्वेश्चन है, संसद सुप्रीम कोर्ट के कार्यों में बाधा नहीं डाल सकती है या हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ये बात कौन से आर्टिकल में कहा गया है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।